प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं 2024-25 के बजट पर चर्चा करना चाहता हूं, खासकर बिहार के संदर्भ में। कारण यह है कि चारों तरफ हल्ला है कि बिहार को ऐसा कुछ मिल गया है कि पूरे देश का विकास बाधित हो सकता है। मोदी जी ने बिहार को इतना कुछ दे दिया कि देश भिखारी हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आखिर बिहार को क्या मिल गया है कि अब देश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि बिहार के संदर्भ में विपक्ष जिस प्रकार से बजट को लेकर के अतिशयोक्ति व्यक्त कर रहा है, उससे यही लगता है कि मोदी ने सब कुछ बिहार को दे दिया है। या यह भी हो सकता है कि इस वक्त बिहार को जितना कुछ मिला है और आज तक बिहार को न लेने की जो आदत थी, जो लोग सब कुछ खुद ले लिया करते थे, आज उनके हिस्से का कुछ चीज बिहार को मिला है तो वह फड़फड़ा रहे हैं और उसी का जलन शब्द के रूप में बाहर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि बिहार के बारे में जो नफरत कुछ नेताओं के मन में है उससे आप अवगत होंगे और सब मिल करके प्रतिकार का ऐसा स्वरूप का गठन करेंगे कि ताकि आने वाले भविष्य में कोई बिहार के संदर्भ में झूठ और बिहार के उन्नति को जलन के रूप में न देख सके। बिहार का उन्नति, भारत का उन्नति, दोनों बात मेरे लिए एक जैसा है। साथियों, आपको पता होगा कि बिहार का बंटवारा किया गया और वह बंटवारा इसी भाजपा सरकार ने किया था। बिहार का पूरा इनकम का जितना स्रोत था सब नोचकर झारखंड को दे दिया गया। सबको पता है कि कोई भी स्टेट का जब निर्माण होता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके पास आमदनी के कुछ अस्थायी स्रोत होने चाहिए। लेकिन जब बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार कैसे चलेगा, कैसे जिएगा, बिहार के लोग कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या रखेंगे, बाढ़ से वह कैसे बचेंगे। ये कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि बिहार में 3 बी बच गया, बाढ़, बालू और बीमारी। जब हमारे ऊपर इस प्रकार की चर्चा हो रही थी तो पूरा देश जश्न मना रहा था। हमारे दुर्भाग्य पर रोने वाला कोई नहीं था। हमसे कोल खाद्यान्न छीन लिया गया, आयरन का खाद्यान्न छीन लिया गया, अबरक का खाद्यान्न छीन लिया गया, सारे आमदनी का स्रोत हमसे छीन लिया गया। और जो वादा किया गया था कि बिहार के नुकसान की भरपाई की जाएगी, बिहार के खड़ा होने तक उसका भरपाई किया जाएगा, लेकिन आज तक बिहार को एक चमन्नी नहीं मिला। और दुर्भाग्य यह है कि इस बात की चर्चा लोकसभा में कभी नहीं हुआ कि बिहार के साथ जो वादा केंद्र सरकार ने किया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है। आखिर बिहार के लोग कैसे जी रहे हैं, किस अवस्था में जी रहे हैं, उनके लिए विकास का क्या स्वरूप है, इस पर लोकसभा को विशेष बहस करनी चाहिए। आपको भी पता होगा कि विशेष राज्य को लेकर कितना संघर्ष बिहार के लोगों ने किया, बिहार के नेताओं ने किया, लेकिन मिला क्या? न कांग्रेस की सरकार ने कुछ दिया और न भाजपा की सरकार से आप कोई उम्मीद कर सकते हैं। खास करके ऐसी स्थिति में जब विशेष राज्य का दर्जा के नाम पर राजनीति करने वाला मुख्यमंत्री आज संतुष्ट है। साथियों, आज जो हमको कुछ भी मिला है, मुझे नहीं पता कि यह हमारे विकास के स्वरूप
को गढ़ पाएगा। और दूसरी बात हम यह भी बता दें कि बजट में जो आवंटन होता है, खास करके मोदी जी के सरकार में, उसका आधा पैसा भी आपको मिल जाए तो समझिए कि मोदी जी ने वादा पूरा कर दिया। क्योंकि मोदी वादा नहीं करते हैं, मोदी जुमला बेचते हैं। मोदी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सदन में खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं और छाती ठोक करके झूठ बोलते हैं, और जिस पर हमारा देश का सदन मौन रह जाता है। मैं ओम बिरला से यह उम्मीद नहीं करता हूं कि वह मोदी को उसके झूठ पर टोकेंगे या उनके वक्तव्य का सत्यापन का कोई प्रयास करेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति तो एक प्रकार से मोदी जी का गुलाम है। लोकसभा की अध्यक्षता तो उसे पुरस्कार में मिला है, उसकी योग्यता न उस व्यक्ति में है, न वह व्यक्ति उसके लायक खुद को कभी भी बना सकता है। ऐसे में एक दिन इसी बिहार के धरती पर मोदी जी हमारे स्वाभिमान का बोली लगा रहे थे। आप सबको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 25,000 दूं कि 50,000 दूं कि 1 लाख दूं कि 1.5 लाख दूं कि 2.25 लाख दूं, यह बोली 2.25 लाख पर रुका था। उसमें से कितना पैसा मिला, इस पर कोई चर्चा लोकसभा आज तक नहीं किया है। लेकिन आज जब बिहार का नाम सिर्फ लोकसभा के पटल पर लिया गया तो उसी में कई लोगों का छाती फट गया है। कुछ लोगों को लगता है कि भारत का समूचा जागीर बिहार को लिख दिया गया है, जबकि देश को बनाने वाला यह बिहार कभी भी इस बात के लिए नहीं रोया कि उसके हिस्से का सारा खुशी देश में बांटा जा रहा है। बिहार हंसता है, हंसता रहेगा, खुश है, खुश रहेगा। यहाँ के बच्चे, यहाँ के लड़के, यहाँ के लोग मेहनत पसंद है, मेहनत करते हैं और मेहनत करेंगे। बार हमारा दुर्भाग्य नहीं है, बार को हमने अपने साथ बसा लिया है, उसके साथ जीने के तौर तरीके हम सीख रहे हैं। आज भी हमारा इकोनॉमी एक हिसाब से मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। बाहर से जितने पैसे आते हैं, समझिए ग्रामीण क्षेत्र में उसी पर हमारा काम धाम चलता है। नल जल एक प्रकार से समझिए कि पूरी तरह से विफल योजना है। जहां कहीं भी गया है, किसी को जल मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है, इससे बीमारी का कोई आंकड़ा कमा हो, सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा आज तक जारी नहीं किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सब विकास के उस दौर में जी रहे हैं जब विकास एक कहानी बन गया है, एक फलसफा बन गया है, जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जल नल एक दुनिया में ढिंढोरा पीटने का एक योजना हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जल नल की जगह अगर हर खेत को जल दिया गया रहता तो भारत देश का तकदीर बदलने की क्षमता इस बिहार में था। लेकिन यहाँ की सरकार वह नहीं सोच सकी, वह नहीं कर सकी। हम आज भी नीतीश कुमार से इस बात की मांग करते हैं कि बिहार के खेतों को पानी दीजिए। हम जल के बिना हम नहीं मर रहे हैं, यहाँ के लोग जल के बिना नहीं मर सकते हैं। जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, जीते रहेंगे। आज हर घर में जो भी थोड़ा बहुत सक्षम परिवार है, वो सब पानी की एक वैकल्पिक व्यवस्था करके जी रहा है। गरीब को आज भी पानी नहीं मिल रहा है। हम नल जल की योजना को रोज जांच होते हुए देखते हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम नहीं सुना जिसे अव्यवस्था के कारण सजा दी गई हो। ऐसा एक ठेकेदार का नाम नहीं सुना जिसने योजनाओं को असफल कार्यान्वयन के लिए सजा दिया गया हो। एक जेई, एक एई तक को कोई सजा नहीं हुआ है। ऐसे में साफ लगता है कि जल नल एक लूट के सोच के साथ बनाया गया एक योजना है। उसका मकसद ही है लूटना, लोगों को पानी पहुंचाना नहीं। और यही कारण है कि गरीबों के घर में जितना भी नल लगा है उसमें टोटी नहीं है। टोटी है तो प्लास्टिक का टोटी है। रोज सुबह अगर ठेकेदार शुरू समय में अगर कांसा का टोटी लगाया भी तो वह सब कबाड़ वाले खोल करके लेकर के चले गए। पीएचडी को इतना अकल नहीं था कि सभी नल को उसके साथ वेल्ड कर दें, नहीं कर सका।
ऊपर का ज्वाइंट को वेल्डिंग कर दें, वो नहीं कर सका, क्योंकि इसके लिए एक वास्तविकता से जुड़ने की जरूरत थी। अगर नल का टोटी वहां लगा रहता तो गरीब पानी भी पीता, क्योंकि ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर लोग पानी पीते हैं तो वहां डिमांड बढ़ जाता है और वहां शिकायत होती है, और शिकायत होता है तो विभाग प्रशासन परेशान होता है, संवेदक परेशान होता है कि भाई हमारे यहाँ से ज़्यादा शिकायत हो रहा है। साफ है कि अगर काम कीजिएगा तो शिकायत होगा, काम नहीं कीजिएगा तो शिकायत नहीं होगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे हर जगह की जांच करे जहां पर आज तक कोई शिकायत नहीं गया है। तो मैं बता दूंगा कि ऐसे नल जल के केंद्र चालू ही नहीं हुए, इसलिए वहां पर कोई शिकायत नहीं हुई। बिहार में कई ऐसे जगह हैं जहां पर वोल्टेज सही नहीं है, मोटर नहीं चलाया जा सकता है, स्टेबलाइजर जहां लगाए गए वह चोरी कर लिए गए हैं। ऐसे में आप जल नल को सफल योजना बोल रहे हैं, वही मजाक है। आज के दौर में VLDC का चलन है, एक काफ़ी इफिशियंट मोटर है, उसकी इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन उसका कल्पना इस विभाग को नहीं है, क्योंकि इंजीनियर खुद को आधुनिकता से काट लिए हैं। सभी स्ट्रक्चर लोहा का बना हुआ है, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में आपका अर्थ ब्रेकर नहीं लगा हुआ है। कहाँ कितने जगह में बिजली के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा उसकी डाटा हम लोगों के पास में नहीं, क्योंकि हम गरीबों की जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते हैं, उसके ज़िंदगी का हम कीमत नहीं समझते हैं। और बिहार को भी चूंकि हम लोगों ने गरीब समझ लिया है, इसलिए इस बजट में बिहार को कुछ वादा किया गया है, दिया कितना जाएगा यह अभी तक हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि मोदी जी का अगर हम इकोनॉमी सर्वे हम देखें जो सरकार के द्वारा ही लोकसभा के पटल में रखा गया है, तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने बजट में जितना भी प्रावधान किया था किसी योजना में उतने पैसे खर्च नहीं किए गए हैं। और दूसरी बात, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया जा रहा है। स्कूल के बिल्डिंगें बन रही है, सड़कें बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन साथियों न बिल्डिंग स्कूल होता है, न बिल्डिंग हॉस्पिटल होता है, न रोड आवागमन करते हैं। रोड तो जहां रहते हैं वही रहते हैं। आवागमन के लिए आदमी चाहिए, उसकी आर्थिक ताकत चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, स्कूल में मास्टर चाहिए, छात्र चाहिए। और स्वाभिमान जहां के नागरिक में नहीं होता है, वह नागरिक क्रांति नहीं कर सकता, वह नागरिक कोई बदलाव नहीं ला सकता। खिचड़ी पर पलने वाला बच्चा, खिचड़ी के पोषण पर जो रीढ़ की हड्डी सीधा होगा, वह कभी भी देश के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मैं फिर सरकार से कहता हूं कि मनरेगा को इतना बल दीजिए कि एक मनरेगा का हर परिवार, हर मजदूर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की सपना देख सके। क्योंकि जब मजदूर खट कर आएगा और अपने खून से सींचे हुए रोटी अपने बेटे को देगा, तो उस लाल में जो बोलते हैं ना कि माँ का लाल, तो वैसा बच्चा पैदा होगा जो माँ का लाल होगा, जो बाप के खून में सना हुआ रोटी खाएगा। तब उसका स्वाभिमान देश को आगे बढ़ा करके ले जाएगा। तो साथियों, ऐसे में मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि हो सकता है मैं रोषवश कुछ अनुचित बात कह गया हो, लेकिन मैं इस बात से काफ़ी दुखी हूं कि हमारे जितने भी नेता हैं, देश के सभी नेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सब इतना बिहार से जल रहे हैं कि बिहार के नाम पर कुछ घोषणा नहीं हुआ है कि वो लोग छाती पीटने लगे हैं। ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार को जो मोदी ने 2.25 लाख करोड़ रुपया का घोषणा किया, उस पर संसद बहस करे कि उसमें बिहार को कितना मिला है। और अभी जो हम लोगों को घोषणा किया गया है, उसकी जानकारी में हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार को कितना मिला है। बिहार को इस बार 60,000 करोड़ रुपया मोटा मोटी
देने का वचन दिया गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। 2024-25 के बजट में बिहार को लगभग 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसी में बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के रोड प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे। इनके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक पुल भी बनेगा, जिसमें केंद्र सरकार मदद करेगी। इसके साथ ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे, जिससे पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बनाना भी शामिल है। साथियों, हमारे पास सरप्लस बिजली है। बिहार सरप्लस बिजली का उत्पादन करता है, मतलब जितना बिजली की इसे जरूरत है उससे ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर रहा है। फिर भी लाइनें कट रही हैं। एक दिन आप याद कीजिए जिस दिन आपको यह खबर नहीं मिली हो कि कहीं तार गिर गया है, कहीं ब्रेकडाउन हो गया है, कहीं फीडर जल गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? वह इसलिए हो रहा है कि हमारे जो नागरिकों तक जो तार पहुंचना है वह तार उतना सक्षम नहीं है कि वह आपकी आवश्यकता की ऊर्जा को लेकर आपके घर तक पहुंच सके। सवाल यह है कि हम उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं? यह जो 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा, इसका बिजली का उपभोग कौन करेगा? क्या बिहार के लोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर तक इन ऊर्जाओं को पहुंचाने लायक तार नहीं है, इसके लायक पावर हाउस नहीं है, इसके लायक ट्रांसफार्मर नहीं है। आप जाकर के अपने सामने के घर के ट्रांसफार्मर को देखिए वहां पर कैसे जाल बना हुआ है। एक वो फेज वहां पर सही से नहीं मिलेगा, एक ब्रेकर वहां पर नहीं मिलेगा। आप ऐसे में कैसे सोचते हैं कि यह पावर प्लांट आपके घर को रोशन कर सकेगा? यह देश के ही लोगों के लिए है। मैं यही बात देश के लोगों को कहना चाहता हूं, यह पावर प्लांट आपके लिए लग रहा है। हम अपनी शरीर आप इस पावर प्लांट के लिए हम लगा रहे हैं, और यह भी तय है कि यह पावर प्लांट लगने से बिहार के एक आदमी को नियोजन नहीं मिलेगा, एक आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा, एक आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। बाढ़ में पावर प्लांट बना, बाढ़ के लोगों को कौन सा रोजगार मिल गया? यह बात जो एनटीपीसी वहां पर थर्मल पावर लगाई है उसको जारी करने के लिए आंकड़ा बोलिए। अगल बगल में सीएसआर के भी प्रोजेक्ट उसके बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। यह अलग बात है कि थोड़ा बहुत कुछ गुंडे तत्व वहां पर इस प्रकार के विकसित हो गए हैं, जो अगर आप वहां से फ्लाई ऐश उठाने जाइए तो 150-200 हजार रुपया तक आपसे वसूल लेंगे। एक आपराधिक तंत्र वहां खड़ा हुआ है, लेकिन घर को रोजगार वहां नहीं मिला है। बाढ़ के थर्मल पावर से मोकामा को बिजली नहीं मिलता है, पटना को बिजली नहीं मिलता है, बिहार को बिजली नहीं मिलता है। यह बात आपको जानने की जरूरत है। तो इसीलिए 21,400 करोड़ रुपया बिहार के हिस्से में कुछ नहीं आना है। इसका बिहार के हिस्से का जमीन का उपयोग इसमें किया जाएगा। उसके बाद क्या है? 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से निपटने के लिए दिए गए। महानंदा फेज 2 का निर्माण होना था, अभी उसकी क्या हालत है इसकी जानकारी किसी को नहीं। हम लोग हर साल बाढ़ में डूब रहे हैं। हमारा कदवा, डंडखोरा के लोग, आजमनगर, अहमदाबाद, मनिहारी, प्राणपुर, ये सब के लोग तो अस्थायी बाढ़ पीड़ित हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर बांध का कोई व्यवस्थित निर्माण नहीं हो रहा है। हमारे ओर के बांध को खुला छोड़ दिया गया है। 5 जगह बांध कटा था, लेकिन 4 जगह बांध दिया गया और सिर्फ 1 जगह का बांध खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि आखिर क्या हमारे ये में तकदीर में खोट है कि हम अस्थायी रूप से डूबने के लिए शापित हो गए हैं। इसके अलावा जो है अमृतसर और कोलकाता के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है,
उसके बीच में गया में एक इंडस्ट्रियल सेंटर को विकसित करने में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में तैयार किया जाएगा। ये सब जो आप सुन रहे हैं, इसी को हम भाषण बोलते हैं। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से मंच पर किया था, आज तक उसको नहीं बना पाए। और इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, इसके जो फंड हैं वह केंद्र सरकार नहीं देगी। इसके निर्माण के लिए लोन लेने में केंद्र सरकार बिहार सरकार को मदद करेगी। कुल जमा इतना ही निकल करके आया कि बिहार को इस बजट में कर्ज देने का आश्वासन दिया है, और मोदी कर्ज लेने में कितने माहिर हैं इस बात को हम आप सब जानते हैं। जो भी जानते हैं मोदी के देश चलाने का तौर तरीका, 70 साल में जो कर्ज हम 50 लाख करोड़ तक पहुंचाए थे, मोदी जी उसको 2.5 लाख करोड़ से आगे बढ़ा चुके हैं। 250 लाख 250 लाख करोड़ से आगे बढ़ा चुके हैं। तो मैं देश के सभी नेता को, देश के सभी नागरिक को मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के इतिहास को पलटिए। बिहार के साथ कितना विश्वासघात हुआ है, कितना अन्याय हुआ है, उसका अपना एक दास्तान है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा हेड ऑफिस पश्चिम बंगाल को बनाया गया। कोयला का एक भी हेड ऑफिस बिहार में नहीं था। वह तो कहिए कि रामविलास पासवान जी आए तो हाजीपुर एक जोन हमको मिला, नहीं तो पता कर लीजिए कि वेस्ट बंगाल के पास कितना जोन है, वेस्ट बंगाल के पास कोयला के कितने खाद्यान्नों का हेड ऑफिस है। आखिर यह सब अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ है? आज जब एक बार मेरी चर्चा चली है सिर्फ, तो आपकी छाती फट रही है। उसे अपनी छाती को संभाल करके रखिए। हम आपका ही हैं, आपका बल हैं, और बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। इतना ही कह करके मैं आज के वीडियो को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।